जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। इस नए वीक की शुरुआत करते हैं एक रिजोल्यूशन के साथ कि इस नए वीक अपनी पढ़ाई को तुम और बढ़िया बनाओगे और सिंसियरिटी दिखाओगे, है ना। चाहे वो डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करने की बात हो, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की बात हो, मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कॉन्सेप्ट सीखने हो, अपने क्लास को सिंसियरली फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंसियरली निभाना है। दैट शुड बी द रिजोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द प्री सिक्योर ऑफ जुलाई 7, 2025। आज हम लोग जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं। जैसे पहला है गिरमिटिया कम्युनिटी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अभी डिफरेंट नेशंस के टूर पर थे एंड वहाँ पर गिरमिटिया कम्युनिटी का हमें रेफरेंस मिलता है। सो वी विल डिस्कस कि ये गिरमिटिया कम्युनिटी किस तरह से इंडिया से रिलेटेड है, इंडियन डायस्पोरा में इनका क्या रोल है, किस तरह से ये, सपोज अगर हम मेंस की बात करें तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स में इन पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन जजेस रिमूवल का प्रोसेस। वी हैव सीन फ्यू केसेस जहाँ पे करप्शन के केसेस लगे दिल्ली के या फिर कलकत्ता के जजेस के अगेंस्ट में, मतलब वो अलग अलग हाई कोर्ट्स के या बाकी कोर्ट्स के जजेस के अगेंस्ट ऐसे केसेस उठते आए हैं करप्शन के। तो उन जजेस का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस के रिमूवल का क्या प्रोसेस होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, बाकी रूल्स क्या कहते हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। देन एक केमिकल की बात करते हैं, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, इंडोक्रिन्स जो हैं इनका क्या रोल होता है बॉडी में, इंडोक्रिन ग्लैंड्स का, इनको किस तरह से कुछ केमिकल्स डिस्टर्ब करते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच हम किस टाइप की डिजीजेज या किस टाइप के हेल्थ इश्यू को फेस करते हैं। इसका भी हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हैं। हम इसको जीएस पेपर 3 में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों में मेंस में यूज कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में तो आपके लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो हेल्प करेगा। देन घाना, अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी घाना के टूर पर थे एंड उन्हें वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड मैप में उसका क्या लोकेशंस है, क्या उसके और यूनिक फीचर्स हैं, दैट वुड बी द पार्ट। देन चौताल। दो चीज़ होती है, देखिए, एक होता है चौटाल, ठीक है, एक है यहाँ चौताल। यहाँ पे ताल है, इंडियन म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इसलिए मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम जिस राग की बात करते हैं ये वो ताल है, यहाँ पे रिदम मेंशन्ड है, चौताल, है ना। एक चौटाल और चौटाला, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। उनका मीनिंग कहीं ना कहीं फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री से होता है, पर यहाँ जो चौताल है, त पढ़ना है इसे, ताल, ठीक है। तो चौताल जो है यहाँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है। वी विल सी द डिटेल्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इनका क्या रेलेवेंस है। हम लोग लास्ट जो मैंने फ्राइडे को आपके लिए प्री सिक्योर करवाया था, वहाँ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे उसको भी देखेंगे, और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आज के प्री सिक्योर का रहेगा एजेंडा। सो पहला टॉपिक आ गया गिरमिटिया कम्युनिटी से रिलेटेड, एंड आप यहाँ पे द हिंदू का एक आर्टिकल देख सकते हैं, दैट पीएम अनाउंस्ड 6th जनरेशन इंडियन ओरिजिन सिटीजन्स ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो विल रिसीव द ओसीआई बेनिफिट सून। और यहाँ पे पीएम रेफर कर रहे थे किसको, गिरमिटिया कम्युनिटी को, जो कि ट्रिनिडाद टोबैगो में रहते हैं एंड इंडिया से रिलेटेड है, स्पेशली बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो एक चीज़ तो हमें मालूम हो गया कि गिरमिटिया कम्युनिटी के लोग जो हैं उनका ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया के स्टेट बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, द टर्म गिरमिटिया is derived from the word agreement referring to the contract signed by the Indian indentured laborers to work abroad। ये सही है। एक्चुअली में गिरमिटिया जो है ना, इसी एग्रीमेंट वर्ड का अपभ्रंश है, एग्रीमेंट बन गया गिरमिट और गिरमिटिया। ब्रिटिश जो थे, जब ब्रिटिश कॉलोनिस्ट इंडिया में रूल कर रहे थे, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया था, 1833 में स्लेवरी तो बैन कर दिया, पर फिर भी स्लेवरी का एक नया फॉर्म इन्होंने स्टार्ट क्या कर रखा था, जो यूज कर रहे थे, इंडेंचर्ड लेबर, बेचारे बंधुआ मजदूर जो साउथ अफ्रीका में और बाकी कैरेबियन रीजन्स में वर्क करते थे। याद करो तो हम क्लास में पढ़ते हैं कि गांधी जी ने भी साउथ अफ्रीका में इंडेंचर्ड लेबर्स को राइट दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो ये वही इंडेंचर्ड लेबरर्स हैं जिनको बेसिक ह्यूमन राइट्स में इनके एड्रेस नहीं किए जाते थे, इनकी वेजेज इनको प्रॉपरली नहीं दी जाती थी, पर ब्रिटिश इनसे सारे काम करवाते थे अफ्रीका में, कैरेबियन नेशंस में। इन्हीं को गिरमिटिया बुलाया गया। दूसरा स्टेटमेंट, मोस्ट गिरमिटियाज वर रिक्रूटेड प्राइमरली फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली गुजरात एंड महाराष्ट्र।
एक्चुअली में इंडिया के गुजरात और महाराष्ट्र से भी कई इंडेंचर्ड लेबर होते थे जिनके लिए गांधी जी ने हक की लड़ाई लड़ी अफ्रीका में। पर जो गिरमिटिया टर्म है ना, ये गिरमिटिया टर्म स्पेशली बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से जो लोग जाते थे इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में, उनके लिए यूज किया जाता था। सो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि बिहार एंड उत्तर प्रदेश के जो इंडेंचर्ड लेबर थे उनके लिए यूज किया जाता था। थर्ड स्टेटमेंट, रिक्रूटमेंट एजेंट्स नोन एज अर्कटीज played a key role in enlisting laborers often by concealing the harsh realities of plantation life। सही है, कई ऐसे एजेंट्स होते थे जो ब्रिटिश के लिए काम करते थे, ये यहाँ से बेचारे मजदूर को जो कि अपने काम की तलाश में निकले हैं। देखिए, जो भी मजदूर है, चाहे वो व्हाइट कॉलर मजदूर हो, ब्लू कॉलर मजदूर हो, किसी भी टाइप का जो काम कर रहा है, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसे हक है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सके। पर कई लोग उसकी इस मजबूरी का, उसके हार्ड लेबर का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये पहले ब्रिटिश भी करते थे। तो इसलिए चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, यहाँ से जो लोग भी जा रहे हैं बाहर सर्व करने या इंडिया के बाकी पार्ट से, उनको उनका जो उनका वाजिब वेज होना चाहिए था वो उनको नहीं दिया जाता था। हार्श कंडीशंस में उनसे काम करवाया जाता था। थर्ड इज करेक्ट। गिरमिटियाज माइग्रेटेड टू ब्रिटिश कॉलोनीज सच एज मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, गुयाना एंड सूरीनेम। अगेन करेक्ट। इन ब्रिटिश कॉलोनीज में जो आगे जाकर धीरे धीरे आज़ाद हो जाएंगे, इसमें माइग्रेट भी करते हैं और अपना एक कल्चर भी वहाँ बनाते हैं। तो सेकंड तो रॉन्ग था, 1, 3 एंड 4 हमारे लिए करेक्ट आंसर हो गए। थोड़ा और हम गिरमिटिया कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार्ट ऑफ घैना। अभी हम घैना के बारे में और पढ़ेंगे। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित किया जा रहा है, अलग अलग नेशन से सम्मानित किया जा रहा है। सो इट्स रियली एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबके लिए एक ऑनर की बात है, ठीक है, पूरे भारतीय के लिए ऑनर की बात है, हर भारतीय के लिए कि प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह से सम्मानित किया जाता है। सो गिरमीट वर्ड हम देख चुके हैं कि एग्रीमेंट वर्ड का ही मिस प्रोनाउंसिएशन, अपभ्रंश जिसे बोलते हैं, वो था इंडेंचर्ड लेबरर्स के लिए। इनको जहाजी भी बोला जाता था, क्योंकि पानी के जहाज से ही पहले ट्रेवल होता था, लेकर जाया जाता था इन अफ्रीका या बाकी कैरेबियन नेशंस, मोस्टली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार से, जो बाकी आगे जाकर फिर इन नेशंस में धीरे धीरे बस गए। अभी वहाँ जाकर काम क्या कर रहे हैं? तो वहाँ जाकर शुगर केन, टी या रबर प्लांटेशन में काम करने का काम करते थे। टी प्लांटेशन हो गया या रबर प्लांटेशन या शुगर केन प्लांटेशन, ये इंडिया में भी तो प्रेजेंट है ही, साथ ही साथ ये वहाँ अफ्रीकन नेशंस में भी प्रेजेंट थे। वहाँ पे इन्हें हार्श वर्किंग कंडीशन में काम करवाया जाता था। स्लेवरी का एंड हो चुका है कब? 1833। यहाँ से स्लेवरी का ऑफिशियल एंड हो जाता है, बट स्लेवरी के एंड होने के बाद भी इंडेंचर्ड लेबर्स उसी तरह स्लेवरी का काम कर रहे थे, बंधुआ मजदूर का काम कर रहे थे। इन्हें बंधुआ मजदूर भी हम बुलाएंगे, बंधुआ मजदूर, जो बेचारा अपना वेज नहीं ले पा रहा है, मेहनताना नहीं ले पा रहा है। इंडेंचर्ड लेबर के एंड की बात करें तो जुलाई 31, 1917 में फाइनली इंडेंचर्ड लेबर को, तभी जो वाइसरॉय था चेम्सफोर्ड, उसने इस सिस्टम को खत्म किया था। इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, M.K. गांधी, इन लोगों के जो एफर्ट्स हैं वो रियली कमेंडेबल है। इवन मालवीय साहब ने 1916 के अराउंड एक लेजिस्लेशन भी प्रेजेंट किया था, हालांकि वो लेजिस्लेशन डिफीट हो जाता है, पर फिर सक्सेसफुली 1917 में वाइसरॉय चेम्सफोर्ड इनके एफर्ट्स को एड्रेस करते हुए, गांधी जी ने भी एफर्ट लगाया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी, जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, इन सब के एफर्ट को देखते हुए वाइसरॉय चेम्सफोर्ड ने इंडेंचर्ड को ऑफिशियली 1917 में खत्म कर दिया। हालांकि आगे धीरे धीरे खत्म होने में 1920s का भी टाइम लग जाएगा, तो और ऑफिशियली इस टाइम में खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आर्टिस्ट हैं एंड दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये लोग जिस भी रीजन में गए वहाँ पे इन्होंने इंडियन कल्चर को इस्टेब्लिश किया। जैसे आप चटनी म्यूजिक फेस्टिवल कैरेबियन रीजन का हो या दिवाली सेलिब्रेट करना हो फिजी में, ये सारी चीज़ें उन नेशंस में जहाँ पे गिरमिटिया कम्युनिटी जाके सेटल होती है, अपने कल्चर को, अपने क्विजीन को, अपने म्यूजिक को वहाँ पर इस्टेब्लिश करती है। इवन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इंडिया के स्कूल्स में भी गिरमिटियाज किस तरह से वो भारत से बाहर जाते हैं, वहाँ जाके किस तरह से उन्होंने वहाँ के कल्चर को अपनाया, खुद को वहाँ बसाया, इसके बारे में भी लोगों को पढ़ाया सिखाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। आप यहाँ द हिंदू का एक आर्टिकल देख सकते हो, दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इनिशिएट रिमूवल मोशन अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, सो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है रिमूवल को लेकर। अब ये इंडियन पॉलिटी की क्लासेस में आपको आशीर्वाद सर ने पढ़ाया होगा, आप आगे भी पढ़ोगे न्यू बैचेज में। हम यहाँ आज पहले देख लेते हैं बेसिक्स, जो हमें करंट अफेयर से सीखने को मिल जाएगा। अ जज कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। करेक्ट है जी।
प्रेसिडेंट जज को रिमूव कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं, उसका एक प्रोसेस होगा, लेकिन किस ग्राउंड पे वो प्रोसेस गुजरता है, या तो प्रूवन मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो जजेस का, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस के लिए। द मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस रिक्वायर्ड सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा एंड 100 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा। अगेन करेक्ट, ये एक फैक्ट है जो फैक्ट आपको याद होना चाहिए। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द एक्सप्रेशन प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी इन डिटेल। Actually not. The Constitution does not define these two things. कॉन्स्टिट्यूशन इन दो चीज़ों को नहीं डिफाइन करता है। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट के अकॉर्डिंग कि भैया आपने करप्शन किया, आपने अपने पास जितना आपको पेमेंट मिलता था या जो बेनिफिट्स मिलते थे उससे ज़्यादा आपने प्रॉपर्टी बना लिया, आपने कैश रखा। जैसे हम जिस दिल्ली हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं या कोलकाता हाई कोर्ट के जज की बात करते हैं, या सपोज किसी और कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सेशन कोर्ट के जज की बात करते हैं, तो करप्शन के केसेस कई बार निकलते हैं। दैट इज मिसबिहेवियर, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से धीरे धीरे मालूम पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, एम्बिग्यूटी है थोड़ी वहां से। इनकैपेसिटी मतलब फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी। फोर्थ स्टेटमेंट, अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एज वेल एज मेजॉरिटी इन द टोटल मेंबर्स इज रिक्वायर्ड इन बोथ द हाउसेस टू पास द रिमूवल रिजोल्यूशन। अगेन अ फैक्ट कि हमें स्पेशल मेजॉरिटी की एंड जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है नॉट लेस देन 2/3 उसकी रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जो टोटल मेंबरशिप है हाउसेस की, हम बात करें लोकसभा की या राज्यसभा की, तो टोटल में जो मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी जब हम रिजोल्यूशन को, जिस हम जजेस की रिमूवल की रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब उसे पास करना होगा। तो ये फैक्ट्स हो गए रिलेटेड, स्पेशली द टर्म इज नॉट डिफाइंड, ये याद रखिएगा, ये हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्लियर होता है। ओके, हाँ चलिए अब हम जरा डिटेल्स में इनको एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 218 दे एक्चुअली डील विद द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। क्या रिक्वायरमेंट्स है कि पहले बोथ द हाउसेस दे हैव टू पास द रिजोल्यूशन विथ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। अ स्पेशल मेजॉरिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड विच शुड नॉट बी नॉट लेस देन, जो कि कम नहीं होना चाहिए किसे, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द सेम सेशन। प्रूवन मिसबिहेवियर इन इनकैपेसिटी आर नॉट डिफाइंड। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जजेस से हमें मालूम होता है कि मिसबिहेवियर क्या हो गया, करप्शन हो गया, लैक ऑफ इंटेग्रिटी हो गया, ठीक है, मोरल टर्पिट्यूड हो गया। आप सपोज इंडिया के जज के रूप में वर्क कर रहे हो, इंडिया के किसी हाई कोर्ट के जज के रूप में, बट यू आर बीइंग पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट अलाउड, है ना। आपने विलफुल्ली प्रेसिडेंट के ऑर्डर का या प्रेसिडेंट के सजेशन का डिसोबे किया, दैट कैन बी अ ग्राउंड। ये सब हो सकते हैं। और फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो अगेन दैट कैन बी ए केस ऑफ रिमूवल। सो इस तरह से 1, 2 एंड 4 तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट थे। हम इंडिया में हिस्ट्री की बात करेंगे, जजेस को कब हटाया गया, तो जस्टिस सौमित्र सेन जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, इनके अगेंस्ट पहले बार इम्पीचमेंट जो होता है ही हैज़ टू फेस इन द राज्यसभा। हालांकि ये मोशन राज्यसभा से पास हो गया था, पर लोकसभा में पास हो उससे पहले इन्होंने रिजाइन कर लिया था, ये चीज़ याद रखिएगा। राज्यसभा ने मोशन पास कर दिया था अगेन जस्टिस सौमित्र सेन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, पर तभी उन्होंने क्या किया, रेजिग्नेशन डाल दिया, जिससे कि फॉर्मली इम्पीचमेंट या फॉर्मली रिमूवल इनका नहीं हो पाता है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, फाइंड दैट दिस वर्ड इम्पीचमेंट इज मेंशन्ड फॉर द जजेज और नॉट। ये ढूंढ के मुझे बताओ कि इम्पीचमेंट वर्ड एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या फिर हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करने के लिए यूज कर लेते हैं इसे स्टेटमेंट्स में लिखने के लिए। और हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अलावा और भी क्या प्रोविजंस हैं जजेस को रिमूव करने के, देन एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजर्स अंडर द जजेज इंक्वायरी एक्ट। इसके अकॉर्डिंग एक नोटिस डालना पड़ता है। द नोटिस शुड हैव एटलीस्ट द सिग्नेचर ऑफ 50 राज्यसभा एंड 100 लोकसभा मेंबर्स। उसके बाद चेयरमैन या स्पीकर जो होते हैं ना, वो एक कंसल्टेशन करते हैं, क्या आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चेयरमैन और स्पीकर, मतलब राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर्स, उनके कंसल्टेशन पे मोशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है इसकी बात होती है। फिर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है जिसके कंपोजिशन कुछ इस तरह से होते हैं कि 3 मेंबर का एक कमेटी बनाया जाएगा। कमेटी फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि भैया जजेज जो हैं, द जजेज इज एक्विटेड तो मोशन डिसमिस हो जाता है, जजेज अगर गिल्टी मिलते हैं तो फिर आगे उसको पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए भेजा जाता है, फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है जो भी हमने प्रोविजंस देखा पास करने का उसके अकॉर्डिंग, एंड फाइनली जज का इम्पीचमेंट, जज का रिमूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। 1993 में पहला ऐसा इम्पीचमेंट मोशन आता है अगेंस्ट सिटिंग जज, जिसके ऊपर में लोकसभा में पहले प्रपोजल आता है। हालांकि वो मोशन फेल हो जाता है, इसलिए आगे वोटिंग नहीं हो पाती। बस प्रपोजल डिस्कस किया गया टू रिमूव हरियाणा के जज, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा जस्टिस वी रामास्वामी को लेकर।
कि जस्टिस वी रामास्वामी जो कि सिटिंग जज थे, उनको लेकर लोकसभा में डिबेट हुआ, बट दैट मोशन, जैसे हमने यहाँ बात किया कि पहले यहाँ पर मोशन एक्सेप्ट करना और नहीं करना, ये मोशन ही एक्सेप्ट नहीं होता है क्योंकि एमपीज वोट नहीं करते हैं, तो आगे प्रोसेस चल नहीं पाया। लेकिन जो सौमित्र सेन की बात कर रहे थे हम, यहाँ जो मैंने सौमित्र सेन बताया, इनके अगेंस्ट मोशन एक्सेप्ट हो गया था, फिर उसके बाद तब जाके वोटिंग हुई, राज्यसभा ने वोटिंग कर भी दिया, मोशन पास भी कर लिया, पर लोकसभा में नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर रखा था पहले। चलिए, अब अभी क्या होता है प्रेजेंट में, हम दिल्ली हाई कोर्ट के जिन जज की बात कर रहे हैं, जस्टिस वर्मा के बारे में, सो लेट्स सी व्हाट इज द डिसीजन टेकन बाय देम। नेक्स्ट है इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स। इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स ये एक्चुअली प्लास्टिक वेस्ट में मिल रहे हैं, एंड प्लास्टिक वेस्ट जो है दे आर पार्ट ऑफ, आप हम ऐसा सिर्फ नहीं कर सकते कि प्लास्टिक वेस्ट, यूजुअली जब भी हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में प्लास्टिक की थैलियाँ आ जाती हैं जो हम सड़क के किनारे या फिर कचरे के ढेर पर देखते हैं, बट दैट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड, प्लास्टिक वेस्ट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू दोज रीजन, सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है। इवन माइक्रो प्लास्टिक्स एकदम छोटे छोटे, वो कई बार ना लंग्स में मिलते हैं, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में मिलते हैं, जहाँ उनके होने की उम्मीद भी नहीं होती है, एंड दैट्स वाई दे पोज अ ग्रेव कंसर्न फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज एनिमल्स हेल्थ एज वेल। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स की। द इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, जिसको हम ईडीसी बुला सकते हैं, आर सब्सटेंसेस दैट इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडीज इंडोक्राइन सिस्टम। एकदम सही है जी, इंडोक्राइन सिस्टम को हम अभी देखेंगे डिटेल में। Bisphenol A, phthalates and PFAS are common examples of EDC, endocrine disrupting chemicals, found in plastic and consumer products. Again correct. EDC act exclusively by blocking hormone receptors without mimicking hormonal activity. एक्चुअली EDC जो है ना, वो हार्मोन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं एज वेल एज हार्मोनल एक्टिविटी को मिमिक करने का भी काम करते हैं। सो दैट्स वाई इनसे रिलेटेड जो डिजीजेज होते हैं ना, वो काफ़ी टाइम लेथल हो जाते हैं अनडिटेक्टेड रहने की वजह से। सो 1 and 2 आर करेक्ट इन दिस केस। अब हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 स्टेटमेंट्स का करेक्टनेस भी हमने देख लिया था, और ये इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स मिलते कहाँ पर हमें, तो माइक्रोप्लास्टिक्स में। क्या होता है ये माइक्रोप्लास्टिक्स, देन यू कैन लुक एट द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो है दे आर स्मॉल पीसेस ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, क्या स्मॉल पीसेस, तो लेस देन 5 मिलीमीटर और 0.2 इंच, मतलब काफ़ी छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स। दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव, और बायोलॉजिकली एक्टिव होने की वजह से इवन यू कैन फाइंड देम इन लंग्स, हार्ट्स, ब्रेस्ट मिल्क, ओवेरियन फ्लूइड, सेमेन, प्लेसेंटाज। मतलब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि बॉडी के किस पार्ट तक माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुके हैं, एंड देन दे आर पोजिंग हार्म टू योर हेल्थ। ये बड़े प्लास्टिक के थैले या बाकी जो वेस्ट हैं वो कब आपके फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं, कब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट मिल्क पिला रही है, उसका पार्ट बन जाएगा, ये मालूम नहीं पड़ता है। दैट्स वाई दैट्स अ ग्रेव कंसर्न फॉर हेल्थ के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न है। इंडोक्राइन सिस्टम को समझे, तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इंडोक्राइन सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स दैट एक्चुअली प्रोड्यूस और स्टोर और रिलीज हार्मोन्स विच आर मैसेंजर्स ऑफ रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। कैसे मेटाबॉलिज्म? तो ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, स्लीप हो गया, मूड हो गया। अब ये चीज़ों से रिलेटेड ये जो भी चीज़ें हैं, बॉडी के डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, आप अर्बन रीजन्स में स्पेशली देखोगे, या अर्बन रीजन्स में उस रीजन में स्पेशली देखोगे जहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, या जहाँ पे जिनको हम स्लम एरिया बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, वहाँ पर ना ऐसे चैलेंजेस काफ़ी लोगों को फेस करने पड़ते हैं। वाई? बिकॉज समवेयर द माइक्रोप्लास्टिक्स आर बिकमिंग पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल लाइफ स्टाइल। सो दैट्स वाई ये थायराइड, पैंक्रियाज, ओवरीज, इन सब के लिए एक ग्रेव कंसर्न बन जाता है, इनके हेल्थ के लिए ग्रेव कंसर्न बन जाता है, राइट। इंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स, अब ये इंडोक्राइन सिस्टम्स हो गए, तो इंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स वैसे केमिकल्स को कहा जाएगा जो इंटरफेयर करते हैं इन इंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोनल एक्शन से रिलेटेड। 2 तरीके से, एक तो मिमिक करके नेचुरल हार्मोन को, और दूसरा ब्लॉक करके हार्मोन रिसेप्टर्स को। मतलब दोनों तरीके से ये आपके हार्मोन्स को, इंडोक्राइन ग्लैंड के सिस्टम को अफेक्ट करने वाले हैं। And that's why this lead to many kind of challenges, reproductive challenges, neurological challenges and immunity problems related to human health. So overall plastic waste सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक वेस्ट की वजह से हमें क्लॉग्ड ड्रेन्स मिलते हैं। प्लास्टिक वेस्ट्स या फिर जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, दे आर एक्चुअली पोजिंग द थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ इन डिफरेंट सेक्शंस। लंग्स में आपके जा रहे हैं, आपके थायराइड ग्लैंड्स में जा रहे हैं, तो अलग अलग
चीज़ों से रिलेटेड बॉडी के अलग अलग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं और कई टाइप के न्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है घाना से रिलेटेड। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप घाना के ना मैप की बात करें, मैप को देखें, घाना के मैप को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगेन प्राइम मिनिस्टर को जो नेशनल ऑनर दिया गया है घाना का, उसका हमने रेफरेंस लिया है। एक्चुअली ना तुम एक काम करना, अभी जो भी एग्जाम देने जाओ, जो भी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाओ, चाहे आपने अगले साल देना हो या इस साल देना हो, बाकी कोई प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा हो, प्राइम मिनिस्टर को जो डिफरेंस ऑनर्स दिए जाते हैं ना या प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, उनके लिए लिस्ट बना के रख लो। ये सिंपल फैक्चुअल पार्ट होते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए घाना के लोकेशन की हम बात करें, इसके लिए मैप मैंने यहाँ अटैच किया है, इस मैप की हेल्प से हम समझेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्या है, घाना शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ कोटे डी इवोर, बुर्किना फासो एंड टोगो। एक्चुअली यस करेक्ट, इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है मेरे से, आप देख लेना इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। कोटे डी इवोर, राइट, बुर्किना फासो एंड टोगो करेक्ट है। इनके साथ घाना अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ देखो मैप पर, ये रहा घाना, ये कोटे डी इवोर है, ये टोगो है और ये बुर्किना फासो है। तो इन तीनों के साथ घाना अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। ये रहा कोटे डी इवोर, बुर्किना फासो और ये टोगो। सेकेंड स्टेटमेंट का, लेक वोल्टा इन घाना इज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, करेक्ट है जी। क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ अकोशोम्बो डैम, अगेन करेक्ट। लेक वोल्टा ना वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक में से एक है। कैन यू टेल एनी आर्टिफिशियल लेक विच यू कैन फाइंड नियर योर सिटी, और एनी आर्टिफिशियल लेक विच यू कैन फाइंड इन नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया? आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो क्या, ढूंढ कर बताओ। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, लेक वोल्टा घाना में मिलता है, जो कि एक वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक में से एक है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, सेकंड भी हमारा करेक्ट है। थर्ड, माउंट अफाजेटो घानाज हाईएस्ट पीक, माउंट अफाजेटो घाना का हाईएस्ट पीक है, लाइज नियर द बॉर्डर्स विद बुर्किना फासो। एक्चुअली रॉन्ग, ये बुर्किना फासो के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये जो माउंट अफाजेटो है जो कि घाना का हाईएस्ट पीक है, यहाँ देखो कर्सर को देखो, ये रखा, अभी मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। माउंट अफाजेटो जो है ये यहाँ है, माउंट अफाजेटो, ये एक्चुअली टोगो के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, घाना का हाईएस्ट पीक है। तो इस तरह से ना वर्ल्ड में बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फोर्थ, गोल्ड, कोकोआ एंड ऑयल फ्रॉम द मेन पिलर्स ऑफ घानाज इकोनॉमी। हाँ जी, घाना की इकोनॉमी के लिए गोल्ड, कोकोआ, ऑयल, ये सारी मेन एक्चुअली कंपोनेंट्स हैं जो घाना की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। सो 1, 2 and 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन दिस केस। और ये घाना का मैप एक्चुअली याद रखिएगा किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नीचे अटलांटिक ओशन है, हाईएस्ट पीक माउंट अफाजेटो है जो कि टोगो के साइड में पड़ता है। ओके, कौन सा साइड पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट पड़ेगा, साउथ ईस्ट पड़ेगा, साउथ वेस्ट पड़ेगा, क्या साइड पड़ेगा देखना, उसे मैप पर चेक करो। आपके सामने मैप यहाँ रहा है स्क्रीन पर, सो चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौताल, ताल, ताल, इंडियन म्यूजिक का रिदमिक स्टाइल ताल। सो पहला स्टेटमेंट चौताल, और ये भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अभी भोजपुरी चौताल परफॉर्मेंस जो उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में देखा, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसका एप्रिसिएशन किया दैट द भोजपुरी चौताल परफॉर्मेंस इन पोर्ट ऑफ स्पेन रियली मेस्मराइज्ड हिम। सो हमारा पर्पस है कि अब हम इस चौताल के बारे में पढ़ें कि क्या है ये चौताल जिसके प्राइम मिनिस्टर तारीफ कर रहे हैं। चौताल इज ए ट्रेडिशनल 12 बीट रिदमिक स्टाइल और ताल प्राइमली एसोसिएटेड विद ध्रुपद स्टाइल, करेक्ट है। ध्रुपद स्टाइल जो है ये नॉर्दर्न क्लासिकल म्यूजिक या नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक जिसे बुलाते हैं उसका पार्ट होता है ना। अभी हम और आगे देखेंगे ध्रुपद के बारे में या इंडियन म्यूजिक के बारे में। It is usually performed on the tabla and is known for its fast tempo. Actually, it is not performed on the tabla. इसे तबला पे नहीं, एक्चुअली में पखवाज, ये पखवाज है जो कि ढोलक का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ढोलक से कि जैसा आप इसको रिजेम्बलेंस देख सकते हो, एग्जैक्टली ढोलक नहीं है। सो पखवाज पे एक्चुअली चौताल को परफॉर्म किया जाता है। आप यहाँ ये माउस को देखिए, कर्सर को, यहाँ ये जो आर्टिस्ट हैं इनके हाथ में इस तरह से पखवाज है एंड दे आर परफॉर्मिंग, या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस परफॉर्मेंस को देखा। थर्ड स्टेटमेंट, द टर्म चौताल रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ 4 विभाग और डिविजन्स इन द साइकिल, करेक्ट है। चौताल 4 ऐसे डिवीजन बनते हैं इस साइकिल के परफॉर्मेंस में। द पखवाज इज द प्रिंसिपल प्रिकर्सन इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्ले चौताल, अगेन करेक्ट। पखवाज एक मेन इंस्ट्रूमेंट होता है बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ जिससे चौताल म्यूजिक को या रिदमिक स्टाइल को परफॉर्म किया जाता है। सो 1, 3 and 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब हम चौताल के बारे में और डिटेल में बात करें
तो चौताल म्यूजिक इंडियन क्लासिक म्यूजिक का एक पार्ट है जो कि ध्रुपद स्टाइल या पखवाज, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे एसोसिएटेड है। इसका ओरिजिन नॉर्दर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में आपको देखने को मिलता है। एंड पीपल दोज हु बिलोंग टू बिहार और उत्तर प्रदेश इन स्पेशली इन दिस रीजन दे यूज टू प्रैक्टिस इट अ लॉट। इस रीजन में लोग चौताल को काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज की बात करें तो पखवाज इसमें स्पेशली यूज होगा, तबला नहीं। तबला के यूज से ना एक्चुअली क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपको उसको प्लेस करना पड़ेगा एंड तब आप तबले को प्ले कर सकते हो। बट पखवाज में क्या है कि इवन यू कैन प्ले इट वाइल होल्डिंग इन योर हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग, इस तरह से भी आप पखवाज प्ले कर सकते हैं। इसलिए इम्प्रोवाइजेशन का या एक्सप्रेसिव रिदम साइकिल का थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम आर्टिस्ट को मिलता है पखवाज के केस में। इंडियन म्यूजिक की बात करें तो इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन हमें सामवेद में मिलता है। हम वैदिक ट्रेडिशन में 4 वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। सो सामवेद कंसिडर किया जाता है इंडियन म्यूजिक का सबसे एंशिएंट सोर्स। इसके अलावा बाकी सोर्सेज की बात करें तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जो इंडियन क्लासिकल डांसेस के लिए भी एक ओरिजिन है। कितने इंडियन क्लासिकल डांसेस है? हाउ मेनी इंडियन क्लासिकल डांसेस? आप जरा मुझे बताइए तो इंडियन क्लासिकल डांसेस और किन स्टेट से रिलेटेड है कमेंट सेक्शन में। ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से हमें मिलता है। साथ ही साथ सरंगदेव जी का संगीत रत्नकार जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। सबसे एंशिएंट सामवेद होगा। इस सामवेद में ना राग ध्रुपद मेंशन्ड है। राग ध्रुपद जिसको मियाँ तानसेन बड़े अच्छे से परफॉर्म करते थे। मियाँ तानसेन, क्या नाम था मियाँ तानसेन का ओरिजिनल? ये भी तुम कमेंट सेक्शन में ढूंढ के बताओ। इंडियन म्यूजिक के कुछ और हम डिविजन्स और फीचर की बात करें तो बेसिकली देखो इंडियन म्यूजिक को ना, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न क्लासिकल म्यूजिक या हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक, जो सदर्न पार्ट में पॉपुलर हुआ। नॉर्दर्न क्लासिकल म्यूजिक जो है या हिंदुस्तानी म्यूजिक, उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस भी काफ़ी रहा बिकॉज ऑफ द फॉरेन रूल ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स। जबकि हमारा जो सदर्न कार्नेटिक म्यूजिक है उसमें इतना फॉरेन रेलेवेंस या फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है इसमें यहाँ पे स्ट्रिक्ट एडहेरेंस नहीं है। इसलिए स्ट्रिक्ट एडहेरेंस नहीं है क्योंकि कई सारे फॉरेन एलिमेंट्स दिखेंगे। कार्नेटिक म्यूजिक में फॉरेन एलिमेंट्स कम है, इसलिए स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स फॉलो किया जाता है। यहाँ पे नॉर्दर्न क्लासिकल म्यूजिक में क्या होगा कि कुछ लोग लखनऊ में जाके सेटल हो जाएंगे, कुछ बनारस में सेटल हो जाएंगे, कुछ इंदौर में सेटल हो जाएंगे। इस तरह से अलग अलग घराना का फॉर्मेशन हो जाता है। बट सदर्न इंडिया के पार्ट में ऐसे घराना का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग वेरिएशंस नहीं देखने मिल रहा है, इसलिए घराना नहीं मिलेंगे। नॉर्दर्न क्लासिकल म्यूजिक में या हिंदुस्तानी म्यूजिक में वोकल पे काफ़ी जोर दिया जाता है। सदर्न क्लासिकल म्यूजिक में वोकल और इंस्ट्रूमेंट दोनों पे जोर दिया जाता है, या इवन कहें तो इंस्ट्रूमेंट पे कुछ ज़्यादा ही दिया जाता है। नॉर्दर्न क्लासिकल म्यूजिक में अलग अलग घराना है, सो सब स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग ज़्यादा है। यहाँ पे सब स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग कार्नेटिक म्यूजिक में कम है। ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। अब ये लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट प्री सिक्योर के सेशन में देखा था, कुछ लोकेशंस थे जो करंट अफेयर में मेंशन रहते हैं न्यूज़पेपर में, उनको मैच करना। जैसे करियाचली, इट इज़ लोकेटेड इनटू गल्फ ऑफ मन्नाड मरीन नेशनल पार्क, तमिलनाडु में। बिल्कुल करियाचली वहीं लोकेटेड है। बैरन आइलैंड वी नो ये अंडमान सी में पड़ता है एंड एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है। पेरोटन आइलैंड ये गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में पड़ता है, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क का। तो इनके लोकेशंस आप एक्चुअली में ध्यान रखिए। राइट, तीनों मैच थे करेक्ट। फोर्थ था कैरोलाइन टेस्ट को लेकर। जब यूएसए ने इंटरवेन किया इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये कैरोलाइन टेस्ट न्यूज में था। एक्चुअली में कैरोलाइन टेस्ट और कैरोलाइन डॉक्ट्रिन जो है वो डिफाइन करता है दैट अंडर विच कंडीशन अ स्टेट कैन लेजिटिमेटली यूज फोर्स इन सेल्फ डिफेंस और स्पेशली इन केसेस ऑफ प्रिमिटिव सेल्फ डिफेंस, कि किस कंडीशन में कोई नेशन, जैसे यूएसए ने क्या किया, उसने जाकर ईरान के ऊपर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए और खुद पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस भी किया, यूएसए के प्रेसिडेंट ने। यूएसए में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, राइट। अभी हमने देखा एलन मस्क ने अपनी पार्टी बना ली, ठीक है जी। तो कैरोलाइन टेस्ट वहाँ पे अप्लाई हो रहा है या कैरोलाइन डॉक्ट्रिन हो रहा है कि कितना सही था यूएसए का इंटरवेंशन ईरान में। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा क्या, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द इवेंट ऑफ 1837, जब ब्रिटिश फोर्सेस क्रॉस करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स टू डिस्ट्रॉय द अमेरिकन शिप कैरोलाइन टू प्रिवेंट रिबेल्स फ्रॉम अटैकिंग कैनेडा। एक्चुअली में 1837 में ब्रिटिश फोर्सेस दे क्रॉस्ड द यूनाइटेड स्टेट्स को क्रॉस करके एंड दे डिस्ट्रॉय एक्चुअली द अमेरिकन शिप कैरोलाइन टू प्रिवेंट रेबल्स फ्रॉम अटैकिंग कैनेडा। कुछ रेबल्स जो अमेरिकन शिप कैरोलाइन को यूज करके कनाडा पे अटैक करना चाहते थे, उनको ब्रिटिश फोर्सेस डिस्ट्रॉय करती है। तब इस कैरोलाइन डॉक्ट्रिन को एक्चुअली सेट किया गया था, ये कैरोलाइन शिप के नाम पर।
द टेस्ट डिक्टेट्स द प्रिमिटिव सेल्फ डिफेंस इज जस्टिफाइड ओनली व्हेन द नेसेसिटी इज इंस्टेंट, ओवरवेलमिंग एंड लिविंग नो चॉइस ऑफ मीन्स, नो मोमेंट ऑफ डेलिब्रेशन। तो यूएसए ने जो ईरान में एक्शन किया, क्या उनके पास कोई और चॉइस नहीं बचा था? क्या ये लास्ट मोमेंट था? इस चीज़ को देख पाना इस कैरोलाइन टेस्ट या कैरोलाइन डॉक्ट्रिन से डिसाइड किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इसको अपने आईआर के आंसर्स लिखने में भी यूज कर सकते हो और प्रीलिम्स में भी आपके काम आएगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। आज के लिए ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन रहे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया से रिलेटेड, महात्मा गांधी का रोल और बाकी डिफरेंट प्रिंसिपल्स, एंड दूसरा होगा फिर गल्फ ऑफ पारिया से रिलेटेड। अगेन ये वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है। तो ये दोनों आज के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, इन्हें सॉल्व कीजिए, है ना। नए वीक की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर कीजिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। हम लोग फिर से परसों 8 जुलाई को नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। ओके, सो टिल देन टेक केयर, जय हिंद।